महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। महाराष्ट्र में एक ही चरण में 20 नवंबर को मतदान होना है। जाहिर है हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद महाराष्ट्र में महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों ही गठबंधन रणनीतिक परिवर्तन के साथ सियासी रण में होंगे। बहरहाल नतीजा 23 नवंबर को पता चलेगा, लेकिन एक बात सियासी फिजा में है, वो ये कि अगर 23 नवंबर के नतीजों के बाद 3 दिन में सरकार नहीं बनी तो फिर महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन की नौबत आ जाएगी, क्योंकि वर्तमान सरकार का कार्यकाल 26 नवंबर तक ही है। फिलहाल महायुति और महाविकास अघाड़ी सीट शेयरिंग को फाइनल करने की दिशा में माथापच्ची कर रहे हैं। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट। महाराष्ट्र का सियासी दंगल सज गया है। किसका होगा मंगल, ये तो बात 23 नवंबर को ही पता चलेगी। चुनावी समर में महायुति महाविकास अघाड़ी में किसकी गाड़ी आगे बढ़ेगी, ये देखना होगा। जाहिर है हरियाणा के चुनावी परिणाम के बाद महाराष्ट्र को लेकर दोनों ही गठबंधनों ने अपनी सियासी रणनीति का गियर चेंज किया है। मतलब यह है कि महाराष्ट्र के चुनाव में सबके अपने दांव हैं। महायुति सीट शेयरिंग को लेकर जहां कंक्रीट फॉर्म में आगे बढ़ रही है, वहीं महाविकास अघाड़ी में अभी बातचीत का दौर चल रहा है। उद्धव ठाकरे जहां सीएम फेस लेकर चुनाव में उतरने की बात कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस चुनावों के बाद इस पर फैसला लेने की बात कर रही है। लेकिन इस बीच सबसे मजे का सवाल यह है कि अगर 23 नवंबर को नतीजे आने के बाद 3 दिन के अंदर महाराष्ट्र में सरकार नहीं बनी तो फिर राष्ट्रपति शासन की नौबत आ जाएगी, क्योंकि मौजूदा महाराष्ट्र सरकार का कार्यकाल 26 नवंबर तक ही है। दरअसल परिणाम 23 नवंबर की शाम तक आएंगे। विजेताओं को चुनाव आयोग जीत का सर्टिफिकेट देगा। बहुमत वाली पार्टी या गठबंधन 24 नवंबर को राज्यपाल के पास सरकार बनाने का दावा पेश करेगा। राज्यपाल जरूरी शर्तों की समीक्षा के बाद सरकार बनाने के लिए दावेदारों को बुलाएंगे। फिर शपथ ग्रहण होगा, सरकार बनेगी। लेकिन अगर किसी को बहुमत नहीं मिला तो राज्यपाल सबसे बड़ी पार्टी या गठबंधन को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे। हालांकि ये गठबंधन पर निर्भर करेगा कि वो सरकार बनाए या ना बनाए। ऐसे में अगर 26 नवंबर तक सरकार नहीं बनी तो राष्ट्रपति शासन ही विकल्प होगा। बहरहाल चुनावी समर में दोनों ही दल कमर कस चुके हैं। आखिरी फैसला तो जनता के हाथ में है कि वो किसके माथे जीत का सेहरा बांधेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो चुनाव की तारीखें 13, 20, 23, 13, 20 झारखंड को 2 चरणों में चुनाव होना है। 20 नवंबर को महाराष्ट्र में मतदान होगा, 23 तारीख को नतीजे आ जाएंगे। और एक एंगल आपने ये भी देखा कि 26 तारीख तक कार्यकाल है। जिस तरीके के समीकरण हैं, देखिए महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य रहा है शुरुआत से ही। अगर हम पिछले चुनाव को भी देखें तो शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन जब सरकार बनाने की बात आई तो उस समय पर कितनी उठापटक हुई, जो ये पूरे 5 साल तक चलती रही है। ये उठापटक कभी बंद ही नहीं हो पाई इस पिछले टेन्योर को देखा जाए तो। इस पर हम बातचीत करेंगे। सभी पार्टियों के किस तरह की तैयारी है वो भी जानने का प्रयास करेंगे। कल जैसे अबू आजमी साहब से बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया किस तरीके से महाविकास अघाड़ी के सामने बड़ी चुनौतियां हैं, क्योंकि कई लोग स्टेक मांग रहे हैं और हरियाणा के बाद कांग्रेस पर दबाव भी आया है। इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। तो इस पर सभी पार्टियों के नेता और प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल मेरे साथ विवेक कोरडे साहब, जो कि प्रवक्ता कांग्रेस हैं, और रत्नाकर सिंह जी, जो वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, दोनों जुड़ गए हैं। तो कोरडे साहब, शुरुआत में आपसे ही करता हूं। जैसा मैंने कहा भी, कल आजमी साहब से भी हम बात कर रहे थे, उन्होंने तो अपना दांव खेल दिया है। भिवंडी ही नहीं बल्कि और कई जगहों पर वो सीटों की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं, चेतावनी तक दी है। आपके सहयोगी हैं, हालांकि समाजवादी पार्टी तो बहुत बड़ा सहयोगी है आपका, हमेशा साथ में खड़े रहते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में थोड़ा मामला अलग है। उनका कहना हरियाणा वाली गलती नहीं करना है आप लोगों को। देखिए, हरियाणा में हमारी क्या गलतियां हुई, क्या नहीं हुई, कौन से फैक्टर्स हमारे खिलाफ गए, इसके ऊपर हम सोचा भी है हमने और सोचेंगे। बात महाराष्ट्र की चल रही है, हरियाणा की नहीं। और महाराष्ट्र एक बिल्कुल अलग स्टेट है। महाराष्ट्र को शिवाजी की सेक्युलर परंपरा है एंड फुले शाहू अंबेडकर की समतावादी परंपरा। और ये 2 परंपराओं को लेके हम आगे चल रहे हैं और आगे चलेंगे। फिलहाल आपने देखा कि लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र की जनता ने ये तथाकथित युति को सीट से खारिज कर दिया है। और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी यही हाल होगा।
हम 185 विधानसभा के सीटों पर आगे थे और इस समय हम 200 से ज्यादा विधानसभा की सीट हासिल करेंगे, ये पूरे विश्वास के साथ में आपको कहता हूं। कोरडे साहब, जिस गलती की वो बात कर रहे थे वो उसका लेना देना हरियाणा, महाराष्ट्र, ये भौगोलिक और राजनीतिक परिस्थितियों से ज्यादा जो आपके दोस्ती के समीकरण हैं उससे ज्यादा था, उनका ये कहना था। और आपको याद होगा संजय राउत साहब भी तो जिस दिन हरियाणा के नतीजे आए, आप ही लोगों को एक तरीके से एक नसीहत दे रहे थे, सलाह दे रहे थे। उनका कहना था 1-2 सीटें दे देते तो क्या दिक्कत होती। तो ये सीटों का बंटवारा जो चुनौती है, और इसमें यह गलती ना हो कि ऐसे दल जिनको आपको लगता है कि ये महाराष्ट्र में बहुत इफेक्टिव नहीं है, उनको टिकट ना दिया जाए, इस गलती के बारे में वो कह रहे थे। तो ये पहले तो आपकी कई बैठकें हो चुकी हैं जैसा मुझे जानकारी मिली, लेकिन उन बैठकों में सीटों के बंटवारे को लेकर असमंजस बना हुआ है। इस पर मामला कहां गया है? देखिए, संजय राउत बड़े नेता है, वो बड़े नेता ने जो बयान दिए वो बयान का दखल हमारे नेताओं ने लिया है, उस पर मैं यहाँ भाष्य नहीं करूं। रही बात जो बाकी पक्ष हमारे मित्र पक्ष है इंडिया के, उनका सम्मान रखा जाएगा, उनका समाधान किया जाएगा और एक सशक्त आघाड़ी करके हम ये चुनाव लड़ेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि ये चुनाव हम जीतेंगे, क्योंकि हम इस चुनाव में जा रहे हैं कोई चुनावी प्यार लेके, चुनावी जुमले लेके और 4 दिन में 1200 निर्णय लेके नहीं जा रहे। 2 साल इस सरकार ने कुछ नहीं किया, चुनाव में मार खाया तो उनको चुनावी प्यार अचानक उनका बाहर आ चुका है। हम जो 4 मुद्दे, प्रमुख मुद्दे लेके गए थे लोकसभा की चुनाव में, उनमें कोई फर्क नहीं आया है। किसी को 1,500 रुपया देने से बहना को बेरोजगारी का मुद्दा नहीं खत्म होने वाला है, महंगाई का मुद्दा भी नहीं खत्म होने वाला है और महिलाओं में जो असुरक्षितता है वो भी मुद्दा यहाँ खत्म नहीं होने वाला। तो हमें पूरा विश्वास है कि जो 4 विषय हम लेके चल रहे थे वही विषय लेके हम जनता के सामने जाएगी। महाराष्ट्र की जनता सेक्युलर है, महाराष्ट्र की जनता समता का पुरस्कार करती है, क्योंकि हमारे ऊपर संस्कार छत्रपति शिवाजी महाराज के हैं जी, जिनमें शिवाजी महाराज का जो तोपची थे प्रमुख वो दौलत खान थे, उनके जो वकील थे वो काजी हैदर थे और उनके अंगरक्षक थे वो मदारी मेहतर थे। शिवाजी महाराज ने रायगढ़ पर जो उनकी राजधानी थी, जैसे रोहिडेश्वर का मंदिर बनाया, वैसे मुसलमान सैनिकों को नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद भी बनाई। ये सेक्युलर परंपरा महाराष्ट्र की शिवाजी महाराज के जमाने से है और फुले शाहू अंबेडकर ने इस महाराष्ट्र को एक समता की परंपरा दी है। ये दोनों परंपराओं को साथ लेके हम ये 4 मुद्दे लेके महाराष्ट्र के चुनाव में जाएंगे और हमें पूरा विश्वास है। ये जो सब चल रहा है ना, 1200 निर्णय, इसका पगार 6,000 से 16,000 बनाया, वही जो मदरसे थे उनमें से टेररिस्ट पैदा होते हैं, ऐसा इन्हीं के लोग कह रहे थे। और अभी उन मदरसाओं के उन्होंने जो तनख्वाह थी वो 6,000 से 16,000 बनाई। ठीक है। मुझे ये सब एक चुनावी प्यार एंगल है आपका और ये प्यार इस हमारे पे ओवरऑल, कोरडे आगामी साहब जो में आपने खत्म बात होगा। बोली है उसमें हिंदू मुस्लिम वोटों का एक समीकरण है। मैं जानता हूं कि महाराष्ट्र की सियासत वैसी नहीं है जैसी हरियाणा की है, अन्य जगहों की है, वो थोड़ा पेचीदा है। यहाँ पर मुस्लिम मतदाता भारतीय जनता पार्टी के लिए या उनके सहयोगी दलों के लिए, खासतौर पर अजीत पवार साहब के लिए बड़े महत्वपूर्ण है। कई सीटें हैं जो वो उससे प्रभावित होती हैं। रत्नाकर जी, ये वैसा केक वॉक नहीं है आप लोगों के लिए। महाराष्ट्र तो वैसे भी उलझन का विषय रहा है, लोकसभा चुनाव के नतीजों ने आपको परेशान किया था। यहाँ पर एक सेंटीमेंट जिसको लेकर गए उद्धव ठाकरे, शरद पवार जी और जनता को बोला कि देखो भाई किस तरीके से हमारी पार्टियों को तोड़ दिया गया है, और ऐसा लगता है कि जनता ने उसको एड्रेस भी किया लोकसभा के चुनाव में। प्रवीण जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि महाराष्ट्र की जनता ने अपना प्यार दुलार भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा दिया। पिछले 2019 के भी अगर चुनाव की बात कर लूं तो सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत जनता ने हमें आशीर्वाद के रूप में दिया और 37% वोट प्रतिशत हमको दिया गया। अगर लोकसभा में चुनाव की बात करूं तो भी 2024 के लोकसभा चुनाव में जहां पे कि इनकी महागठबंधन जो है, एमवीए जो है, वो नाना प्रकार के भ्रमजाल और नाना प्रकार के जो मिथ्या लोगों के बीच में लाती रही। कभी कह रही थी कि संविधान खतरे में है, कभी कह रही थी कि आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। उसके बावजूद भी हम सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत हासिल करने में महाराष्ट्र में कामयाब रहे, जो कि 26% था।
अभी कांग्रेस का पूछ लीजिए, वो तो 2.5 में भी नहीं पहुंच पाए, वो 20% के नीचे ही रहे, लगभग 16-17% वगैरह। मेरा ये कहना है कि महाराष्ट्र में ये कह रहे थे कि 15 दिन के अंदर 1200 निर्णय की बात जो कह रहे थे, हमने पिछले 2.5 साल में जितने काम किए हैं वो इनकी सरकारें जिस जहां पे हैं वहां पे 5 साल में भी नहीं कर पाई। हमने समृद्धि मार्ग बनाया है, हमने अटल सेतु बनाया है, हमने वंदे भारत कई ट्रेनें चलाई हैं यहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर, हमने कोस्टल रोड बनाया है जो अपने आप में एक मिसाल बना है मुंबई में, आप देख लीजिएगा। और भी हाल में हमने निर्णय लिया है कि मुंबई में आने वाली सभी गाड़ियों का जो पैसेंजर व्हीकल्स हैं उनका टोल भी फ्री कर दिया जाएगा। ये ये 10-15 दिन के निर्णय का प्रभाव नहीं है, ये सालों के निर्णय और उसके कार्यकाल का नतीजा है कि इस तरह से हमने अटल सेतु और समृद्धि मार्ग जैसे प्रोजेक्ट दिए हैं। तो महाराष्ट्र की जनता ये देख रही है और समझ रही है कि हम क्या कर रहे हैं उनके लिए और क्या करने वाले हैं। अब मैं इनके प्रश्नों पे आ जाता हूं। प्रवीण जी ये कह रहे थे कि ये दावा कर रहे थे कि सरकार हम बनाएंगे। भाई दावा आप किस आधार पे कर रहे हैं कि आप सरकार बनाएंगे? महाविकास आघाड़ी, महावसूली आघाड़ी बनकर रह गई थी जब उनकी सरकार थी, तो 100-100 करोड़ जो है वसूलने का काम ये लोग किए थे। और दावे तो ये सरकार बनाने का हरियाणा में भी कर रहे थे, जम्मू कश्मीर में भी कर रहे थे, बहुत सारे जगह कर रहे थे। लेकिन मेरा कहना यह है कि इनका दावा जो करना और उसको चरितार्थ करना बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि जमीन पे उतर के ये जब तक जनता के बीच में जाके काम नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ फेसबुक लाइव और ट्विटर के माध्यम से राजनीति करेंगे, तो ये कुछ होने वाला नहीं है। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, ये 4 मुद्दे लेकर कह रहे थे कि हम आएंगे, 4 विषय है जो उसको लेकर हम आएंगे। अब ये विषय तो हरियाणा में भी इन्होंने उठाया था हमारे खिलाफ, नौजवान का, पहलवान का, किसान का मुद्दा उठाया था। नाना प्रकार के भ्रम जाल जो बनाए थे, बुने थे वहां पे, कह रहे थे कि किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है और महिलाओं के ऊपर अत्याचार, ये सारी बातें इन्होंने कही। लेकिन किस तरह से जनता ने एक सिरे से इनके झूठ को नकार करके और सरकार को चुना, अपने आप में ऐतिहासिक रहा कि तीसरी बार कोई सरकार चुन के आई। ये तो है रत्नाकर जी, अब हरियाणा का नतीजा तो बार बार कांग्रेस के सामने रखा जाएगा, लेकिन यहाँ पर बात सिर्फ कांग्रेस तक सीमित नहीं है। उद्धव ठाकरे गुट है, उनका अच्छा प्रदर्शन रहा है इस बार। शरद पवार जैसा चेहरा है और वो चेहरा इतना बड़ा चेहरा है कि अजीत पवार गुट को भी उनके चेहरे की आवश्यकता पड़ती है। विक्रम यादव जो कि प्रवक्ता है शिवसेना उद्धव गुट के, वो भी मेरे साथ जुड़ गए। विक्रम जी, पहले तो ये बताएं कि महाविकास आघाड़ी को लीड कौन कर रहा है? आप लोग कर रहे हैं, शरद पवार जी कर रहे हैं, या कांग्रेस को सबसे बड़े दल के तौर पर देख रहे हैं? चलो परवीन जी, देखिए तीनों दल जो है ना वो सक्षम है लीड करने में, लेकिन ये अलग बात है कि जिसपे सहमति बनेगी, कौन लीड करेगा, ये सब जो है हमारे जो शीर्ष नेता हैं वो इसको तय करेंगे। और आगे का जो भी कार्यक्रम होगा वो सारा मिलजुल के जो भी होगा वो सबको पता चल जाएगा। इसमें कहीं कुछ ऐसा कुछ अलग किसी के कोई अलग सूर नहीं है। ये प्रश्न मेरे जहन में इसलिए आया विक्रम जी कि एक फेस होता है, और देखिए उद्धव ठाकरे अभी मुख्यमंत्री रहे भी, आधा टेन्योर तो रहा ही उनका, और अनफॉर्चुनेटली शिंदे साहब चले गए, उसके बाद वो चेहरा बन गए हैं इस सरकार का, देवेंद्र फडणवीस वहां पर चेहरा है। तो आपकी तरफ से एक चेहरा, क्योंकि शरद पवार जी जो है वो उतना एक्टिव है नहीं, तो एक बड़े चेहरे के तौर पर मुझे लगता है उद्धव ठाकरे सबसे बड़ा चेहरा महाविकास आघाड़ी का दिखाई पड़ते हैं। ये तो खैर प्रदर्शन के बाद तय होगी चीजें, लेकिन फिर भी चेहरे के लिहाज से आप मानते हैं इस बात को कि महाविकास आघाड़ी का सबसे बड़ा चेहरा उद्धव ठाकरे हैं? देखिए, आप देखिए लोकसभा चुनाव में आप देख लिया होगा भाई, पहले आपने देखा होगा कि निशान भी छीन लिया था, नाम भी छीन लिया था, जनता ने दिखा दिया कि भाई कौन क्या है। और कोरोना के टाइम हो या कोई भी हो, महाराष्ट्र का तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी को सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला, और भी टॉप 5 जो मुख्यमंत्री उनका नाम आया है। तो इसमें कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं है कि शक्ति की भाई कहीं पे कोई चीज कमती दिखाई दे रही हो। और शरद पवार जी खुद अपने आप में एक चेहरा है, तो यहाँ पे महाविकास आघाड़ी में चेहरों की कोई कमी नहीं है। लेकिन इनके पास क्या है, आप मुझे बताइए। देवेंद्र फडणवीस का आप नाम ले रहे हैं, देखो उन्होंने सरकार तोड़ी, क्या क्या किया, और फिर उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया। तो ये लोग खुद ही अपने आप में जाके इनको खुद अपने तुलना ये करें कि भाई इन लोगों ने क्या किया और क्या, मतलब अभी इनका उस चीज में जनता जो इनको समझ रही है, इनको महाविकास आघाड़ी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जी,
कोरडे साहब, दो चीजें आई। एक तो बार बार हरियाणा का नतीजा रखा जाएगा। हरियाणा में भी मुझे याद है जब भी हम चर्चा करते थे तो लोकसभा चुनाव का नतीजा रखा जाता था। 5 सीटें इंडिया अलायंस को मिली थी, वहां भी आधी सीटें हो गई थी भारतीय जनता लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की, तो इसको रखा जा रहा था। तमाम ओपिनियन पोल्स आपके पक्ष में थे, नरेटिव आपके पास में था, मुद्दे आपके पास में थे, हुड्डा जी का चेहरा था, फिर भी बात नहीं बनी। ठीक है, महाराष्ट्र की सियासत अलग है, लेकिन यहां पर तर्क वही रखे जाते हैं कि देखिए लोकसभा चुनाव में कैसा प्रदर्शन रहा है, हमारा शानदार प्रदर्शन रहा है। तो जब तर्क वैसे ही रखे जाते हैं, इसलिए बार बार रेफरेंस के तौर पर यह भी रखना पड़ता है कि इसका बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता है जब बात विधानसभा चुनाव की होती है। देखिए, बीजेपी के माननीय प्रवक्ता ने उन्होंने जो 2.5 साल में काम किए हैं बड़े बड़े, वो सामने रखे। अगर वो सामने रखे हैं तो लोगों को दिखते थे ना, वो क्या कल नहीं किए हैं। जो भी काम किए हैं वो कहते हैं कि हमने 2.5 साल में किए हैं, उसका कोई परिणाम हमें लोकसभा के चुनावों में देखने को नहीं मिला। ये एक बात। दूसरी बात, उन्होंने बहुत काम किए हैं, तो महाराष्ट्र में 14,000 स्कूल क्यों बंद किए? जो मराठी मीडियम के स्कूल है, जिस मराठी को अभी उन्होंने अभिजित भाषा का दर्जा दिया, उस मराठी के गांव के 14,000 स्कूल उन्होंने बंद किए। दूसरी बात, अगर उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है तो मेरे पास आंकड़े हैं आज के ही वर्तमान पत्र के, कितना खर्चा कर रहे हैं एडवर्टाइज के ऊपर। तो उन्होंने वर्तमान पत्रों के लिए 40 करोड़ का, ये चैनल्स के लिए वापस इलेक्ट्रॉनिक्स और चैनल्स के लिए 40 करोड़, होर्डिंग, महानगर पालिका बस सेवा, रेलवे स्थानक, मेट्रो जहां जो होर्डिंग्स लगाए उसके लिए 136 करोड़, और समाज माध्यम में 51 करोड़ रुपया ये खर्चा कर रहे। इनका काम बोलता नहीं है, इनका विज्ञापन बोलता है। ये एक बात हो गई। अभी महाराष्ट्र में इतने काम किए तो महाराष्ट्र से जो जो प्रकल्प बाहर गए, जो गुजरात में चुरा के लेके गए और गुजरात में उन्होंने जाने दिया, उसके बारे में महाराष्ट्र की जनता तो पूछेगी। सवाल कोई रास्ता बनाया या टोल माफी का नहीं है, सवाल इस महाराष्ट्र के लोगों, गरीब लोग तबकों को मराठी में सीखने का मौका मिलेगा कि नहीं, इसका है। और हम कहते हैं कि हम एक भी स्कूल बंद होने नहीं देंगे। एजेंडा लेके आएंगे, हेल्थ का लेके आएंगे, शिक्षा का लेके आएंगे, और इन्होंने इस बारे में कुछ नहीं किया। जो भी किया जहां जहां, और ये कहते हैं हमको कि हम पैसा खाने वाले लोग थे। अभी पैसा खाने वाले लोग तो यहां चले गए, जिनके ऊपर इन्होंने आरोप किए थे वो सब लोग, नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है और नाम लेने के लिए हम झिझकते भी नहीं है। मुझे टाइम बर्बाद नहीं करना है, पूरी दुनिया जानती है किन के ऊपर इन्होंने आरोप किया था और आज वो लोग कहां हैं। और उनका गठबंधन, उनके गठबंधन में आज भी झगड़े चल रहे। और एक ने तो कहा था कि वो अजित दादा पवार जो इनके उप मुख्यमंत्री है, उनके बाजू में बैठेंगे तो उनको उल्टी आता है। इस तरीके के गठबंधन को महाराष्ट्र की जनता नहीं चुनेगी। ये गठबंधन कोई लोगों की सेवा करने के लिए नहीं आया है। पार्टी इसलिए नहीं बदली कि उनको लोगों की सेवा करनी है। मैं आपका एक बात जो आपने इसमें कही है वो मैं मानता हूं कि बीजेपी के लिए एक थोड़ा चुनौतीपूर्ण बात है। रत्नाकर जी, शिंदे जी तक तो समझ में आता है, वो तो आप कहते हैं कि एक स्वाभाविक युति थी, लेकिन जब आप एनसीपी को लेकर आए ना, तो अजीत पवार ठीक है, उन पर जो आपने आरोप लगाया, ऐसे गठबंधन आप लोगों ने कई किए राजनीति में, लेकिन एनसीपी के साथ में गठबंधन होना ये अपने आप में थोड़ा सा चुभने वाला रहा है, और ये कहीं फायदे के बजाय नुकसान ना पहुंचा दे आपको। देखिए प्रवीण जी, 3-4 प्रश्न इन्होंने उठाए, मैं उसका सिलसिलेवार तरीका से जवाब देना चाहता हूं। पहला तो इन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जो है वो तोड़ने की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी। मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में जो भी पार्टियां टूटी, चाहे वह शिवसेना के 2 फाड़ हुए या एनसीपी के 2 फाड़ हुए, वो सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद की वजह से टूटी। अब शरद पवार चाहते हैं कि उनकी सुपुत्री जो है सुप्रिया सुले जी, उनको आगे दिया जाए, पार्टी का कमान दिया जाए, आगे अगर मुख्यमंत्री का दावेदारी पेश किया जाए तो उनको किया जाए। अब उनके ही पार्टी में अगर कुछ लोग हैं जो इस परिवारवाद से खिलाफत करते हैं और उनसे अलग होते हैं,
और वह चाहते हैं कि महाराष्ट्र के विकास की सहभागिता में वो कंधे से कंधा मिला करके और अपना योगदान दे, तो हम जरूर उनका स्वागत करेंगे। दूसरी पार्टी शिवसेना की जो है उद्धव ठाकरे की, अब ये भी चाहते हैं कि हम अपने पुत्र को आगे बढ़ाएं और ये सेकुलर का रास्ता अपना लेते हैं, तथाकथित सेकुलरिज्म, हाँ, वो सेकुलरिज्म का रास्ता अपना लेते हैं, तो निश्चित रूप से उनके पार्टी में भी विवाद हुआ लेकर के और पार्टियां टूटी और वो भी हमारे साथ आकर के सरकार बनाई। तो ये जो गठबंधन है वो महाराष्ट्र की जनता के विकास के लिए और महाराष्ट्र के विकास के लिए गठबंधन हुआ है और पार्टियां टूटी है। ये जो आरोप लगा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद की वजह से टूटी है। दूसरा चीज, ये विज्ञापन बोलता है, ये कह रहे थे, अभी आरोप लगा रहे थे कि विज्ञापन बोलता है। मैं प्रवीण जी एक चीज बता दूं, अभी इन्हीं के माध्यम से मैं राहुल गांधी को एक संदेश दिलवा दीजिएगा कि भाई साहब, आप जमीन पे काम करना छोड़ दीजिए, आप जनता के बीच में काम करना छोड़ दीजिए, आप जो नीतियां हैं वो अपने राज्यों में लागू करना छोड़ दीजिए, जनहित के कार्य छोड़ दीजिए, आप सिर्फ जो विज्ञापन करिए। आप जीत सकते हैं क्या? जनता को इतना बेवकूफ समझा है क्या इन लोगों ने? आप लाख विज्ञापन कर लें, लेकिन अगर जनता के हित में आप काम नहीं करेंगे, अगर राज्य के भलाई में काम नहीं करेंगे, विकास में काम नहीं करेंगे, तो जनता आपको वोट नहीं देने वाली है, ये चाहे जितना भी इल्जाम लगा लें। तीसरी चीज, ये आरोप लगा रहे थे हमारे ऊपर, ये प्रोजेक्ट गुजरात चला गया, वो प्रोजेक्ट गुजरात चला गया, ठीक है, गुजरात चला गया, लेकिन कितने प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आए? पिछली बार जब माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पे महाराष्ट्र में आए थे तो 7600 करोड़ का नया प्रोजेक्ट लेकर के आए, जिसका शिलान्यास इन्होंने किया। इस तरह से अभी बजट में भी देखिए किस तरह से इंडस्ट्रियल पार्क की घोषणा, जो 12 देश में इंडस्ट्रियल जोन बनने वाला, उसमें एक महाराष्ट्र भी है। तो ये सारी चीजें इनको नहीं दिखती हैं। एक दो सेलेक्टिव एग्जांपल्स ये उठाएंगे और उसी के ऊपर। अच्छा रत्नाकर जी, मुझे तो एक बात समझाइए, एक चीज और कही कोर्डे साहब ने, वो भी थोड़ा सा बताइए कि फिर लोकसभा चुनाव में क्यों नहीं दिखा महाराष्ट्र की जनता को ये सब? जी, ये तो प्रश्न का आपका जवाब देता हूं। एक दूसरी चीज, महाविकास आघाड़ी गठबंधन के भी बारे में मैं कहना चाहता हूं, थोड़ा सा समय दे दीजिएगा। देखिए, महाविकास आघाड़ी गठबंधन जो है, ये इनके ऊपर जो हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि हम जो है एकजुट नहीं है, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अब ये बता देते हैं कि अभी जो कुछ दिन पहले जब हरियाणा का चुनाव का रिजल्ट आया था, उस समय संजय राउत ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अति आत्मविश्वासी पार्टी हो चुकी है, उनको गठबंधन करना चाहिए था, और उसका विरोध करते हैं नाना पटोले के, ऐसे वक्तव्यों का हम कड़ा निर्णय लेंगे, हम विरोध करते हैं। तो आपस में इनकी खींचा, ट्राइडेंट होटल में कुछ दिन पहले मीटिंग हुई थी, विदर्भ की कुछ सीटों को लेकर किस तरह से खींचातानी हुई थी, वो वहां पे पत्रकार, ये तो मैंने पूछ ही लिया, इस पे तो बात हो ही गई है, ये तो मैंने आपको बताया ही, मैं खुद कह रहा हूं कि ये है दिक्कत। पर मुझे ये बताइए, आपने इतने अच्छे काम किए, लोकसभा चुनाव में जनता को क्यों नहीं दिखाई दिए? देखिए, जनता को इन लोगों ने झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया था, जो एक सिरे से सारे इंडी गठबंधन के लोगों ने झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया था। और वो झूठा प्रोपेगेंडा था कि संविधान, अगर यही राहुल गांधी मंच पे खड़े होकर कहते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी जी की सरकार आएगी तो इस देश में चुनाव नहीं होंगे। ये लोग कहते हैं कि संविधान खतरे में है, आरक्षण को ये लोग खत्म कर देंगे। इस तरह का बरगलाने का काम इन्होंने किया था, पब्लिक को गुमराह करने का काम किया था। हाँ, कुछ समय के लिए पब्लिक गुमराह जरूर हुई, लेकिन देखिएगा इस बार इनको माकूल जवाब मिलेगा। अच्छा, मैं ये जरूर समझना चाहूंगा कि पब्लिक सिर्फ महाराष्ट्र, बंगाल और उत्तर प्रदेश में क्यों गड़बड़ाई थी, बाकी जगह तो पब्लिक पर असर नहीं हुआ इस नैरेटिव का? मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, गुजरात है, बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया है, जो आपकी सीटें आई हैं इसके लिए महत्वपूर्ण रहे। तो कुछ सिलेक्टिव राज्यों पर इस प्रोपेगेंडा का कैसे असर हो जाता है, ये मैं आपसे जानूंगा। लेकिन यादव साहब, ये एक बड़ी बात है कि आपके यहाँ पर एक खींचतान तो है, हम ये देख रहे हैं कि मैंने चेहरे वाली बात करी थी, हालांकि उस पर आपने कह दिया कि सभी बड़े चेहरे हैं, इसके बावजूद कहीं ना कहीं एक बड़ी कश्मकश आप लोगों के बीच में देखने को मिलती है, एक मजबूरी भी देखने को मिलती है कि साथ में जुड़े रहो, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। तो ये मजबूरी का गठबंधन तो नहीं? नहीं परवीन जी, देखिए, मजबूरी का गठबंधन तो ये करते हैं, इनकी सरकार बन रही थी, सारा कुछ था, इन्होंने शिंदे शिवसेना को तोड़ के सरकार भी बना ली थी, फिर अजीत पवार को तोड़ने की क्या जरूरत थी इनको? तो ये तो सारा चीजें ये लोग कर रहे हैं। देखिए, इन्होंने जब बोलते थे मंचों से कि भाई मोदी जी की गारंटी, मोदी जी खुद बोलते थे कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो आप देखिए जो जितने भी भ्रष्टाचारी हैं आज सारे इनके साथ हैं। तो इनका जो पब्लिक
का जो भरोसा था इनसे टूट गया है। आप मुझे बताइए, एनसीपी को एक नेशनल करप्ट पार्टी इन्होंने बताया और उसको साथ लिया इन्होंने, जबकि कोई मजबूरी नहीं थी। अजीत पवार को फडणवीस जी शोले फिल्म का वो जो एक्टिंग करते हैं ना धर्मेंद्र, वैसे कर करके लोगों को समझाया कि वे चक्की पिसाएंगे चक्की पिसाएंगे, और आज देखो अपने साथ लेके रखे हैं। हेमंत बिस्व शर्मा हो, तेंदु अधिकारी हो, जी, नारायण, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है अजीत पवार का आना। मैंने कहा भी, मैंने पूछा भी था, अब वो उसका जवाब एक बार फिर लूंगा। एक सवाल और मैंने जो अन्य राज्यों के विषय में रखा, कोरडे साहब क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत को बड़ा करीब से जानते हैं, मराठी मानुष की समझ को भी वो जानते हैं, तो उनसे भी मैं ज़रा समझने का प्रयास करूंगा कि ये जो मुद्दे हैं, ये सचमुच ज़मीन पे वो जिन मुद्दों की बात कर रहे हैं वो होते हैं, या समीकरण कुछ और ही हैं। हम देख रहे हैं कहाँ पर किस नेता को उतारना है, किस पार्टी को उतारना है, किसका वर्चस्व होगा, कौन सा वोटर ज़्यादा है। हुआ ये हरियाणा में भी, हर जगह होता है, लेकिन जब हम आमतौर पर औपचारिक चर्चाएं पैनल पर करते हैं तो फिर बातचीत मुद्दों की होती है। रत्नाकर जी, मुझे पहले उस पर जवाब दें, फिर मैं कोरडे साहब से जो पूछना चाहता हूं उस पर जाऊंगा कि ये बाकी राज्यों में नहीं दिखता है। आपको लगता है कि महाराष्ट्र पर इस तरह के प्रोपेगेंडा का ज़्यादा असर होता है, या बंगाल और उत्तर प्रदेश जैसी जगहों पर? क्या वोटों के पोलराइजेशन की तरफ आप इशारा कर रहे हैं? और मेरे साथ स्वागता जी शाह भी जुड़ गई हैं, जो कि सचिव हैं एनसीपी अजीत गुट की। स्वागता जी, आपका भी स्वागत है। जी रत्नाकर जी, आप अपनी बात बोलें। देखिए प्रवीण जी, ये तो मुद्दा रहता ही है, इसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे रहते हैं, और निश्चित रूप से महाराष्ट्र में इसका प्रभाव देखने को मिला, और उत्तर प्रदेश में खास तौर से इसका प्रभाव देखने को मिला। लेकिन सबके बावजूद भी मैं बता दूं प्रवीण जी कि हम यहाँ पे सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत हमको मिला। अगर ये पार्टियां एक साथ चुनाव नहीं लड़ती तो निश्चित रूप से हम सबसे ज्यादा सीट जीत सकते थे। देखिए, आप प्रधानमंत्री जी ने पहले ही कहा कि ये कांग्रेस पार्टी जो है ना, वो परजीवी पार्टी है, अकेले दम पे वो सत्ता हासिल नहीं कर सकती। अब ये बताइए, इन्होंने जो चुनाव लड़ा, आज 13 सीटें इनको हासिल हुई। अगर पिछले चुनाव के कंपैरिजन में अगर देख लीजिए तो पिछला चुनाव में सिर्फ 1 सीट इन्होंने जीता था, लेकिन ये तीनों पार्टियां संयुक्त रूप से चुनाव लड़ी। इसकी वजह से भी यहाँ पे जो है उनका परफॉर्मेंस जो है बेहतर रहा, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज जो है वो क्लब हो गया। निश्चित रूप से इस बार जो है जो झूठ प्रोपेगेंडा इन्होंने फैलाया था, वो अब वो क्लाउड जो है वो हट गया है, छट गया है, और जनता समझ चुकी है कि यहाँ पे इस देश में अब मोदी जी की तीसरी बार सरकार आई है, तो चुनाव भी हो रहे हैं, संविधान को कोई खतरा नहीं पहुंचा सकता, आरक्षण को कोई खत्म नहीं कर सकता। तो ये सारी चीजें अब जो है यहाँ पे दाल इनकी गलने वाली नहीं है। यहाँ पे लोग देख रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी ने किस तरह से 2.5 साल में वसूली करके और विकास के कार्य जो है शून्य किए थे, और महायुति की सरकार यहाँ पे 2.5 साल में कितने सारे प्रोजेक्ट दिए। लाडली बहन योजना के तहत हर माताओं बहनों को आज 1500 रुपया उनके खाते में डायरेक्ट जा रहा है, तो ये उनके लिए बहुत राहत की बात है। तो इस तरह की तमाम योजनाएं हैं जो महाराष्ट्र की सरकार ने जनता को दी है। अब मैं बता दूं आपको, ओबीसी के मामले में भी हमने यहाँ पे महाराष्ट्र में क्रीमी लेयर जो है वो 8 लाख से बढ़ा करके 15 लाख करने का प्रावधान किया है, ताकि ये जो वर्ग है उसको ज्यादा से ज्यादा वर्ग का आरक्षण का फायदा मिल सके। तो ये सारी चीजें हम बैकवर्ड क्लास के लिए, SC ST क्लास के लिए कर रहे हैं। तो ठीक है, आप वहां ले आए जहां मैं बात को लाना चाहता था। कोरडे साहब, आप महाराष्ट्र को बड़ा करीब से जानते हैं, यहाँ की सियासत को भी जानते, और ओवरऑल भी मैं जब भी ये पॉलिटिकल डिस्कशन करता हूँ इलेक्शन के दौरान, तो मैं देखता हूँ कि चर्चाओं के दौरान हम इन मुद्दों पर बात करते हैं जो जनता के मुद्दे हैं, बट एक्चुअली ज़मीन पर हमारे समीकरण कुछ और होते हैं। किस नेता का क्या प्रभाव है, कहाँ पर कितने मुस्लिम मतदाता हैं, कहाँ पर कितने हिंदू मतदाता हैं, कहाँ पर कितने मराठा मतदाता हैं। ओबीसी की बात अभी रत्नाकर जी ने करी है, और हम देख रहे थे कि हरियाणा का, बार बार हम हरियाणा का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रेफरेंस आएगा, बड़ा ताज़ा चुनाव है। हम देख रहे थे कि जाट बनाम नॉन जाट ये लड़ाई हो गई थी वहाँ पर, और बीजेपी को इसका फ़ायदा हुआ है, एनालिस्ट इस बात को मानते हैं। कोरडे साहब, सचमुच में महाराष्ट्र में ये मुद्दों पर चुनाव होगा, या एक्चुअली ये वाले समीकरण ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे? थोड़ा एक एनालिस्ट के तौर पर भी मुझे बताइए, आप प्रवक्ता के तौर पर तो बोले ही। देखिए, मैं पहले आपके अभी के सवाल का उत्तर देता हूँ, बाद में मुझे बोलना है क्योंकि बहुत बातें यहाँ कही गई बीजेपी प्रवक्ता। नहीं, वो सारे सवालों के जवाब आप दीजिएगा। देखिए, मैं महाराष्ट्र की एक बात कहता हूँ, जिस तरह का जातिवाद अन्य प्रांतों में होता है और जिस तरीके का ध्रुवीकरण अन्य प्रांतों में होता है, जैसा कि हमने देखा हरियाणा में हुआ, ऐसी यहाँ पार्टियां भी नहीं है एक छोड़ के
और ऐसे यहाँ लोग भी नहीं। यहाँ का समाज सूझबूझकर अपने वोट देता है। कोई एक समाज किसी एक पार्टी को देता होगा और जिनको नहीं देता होगा उनका व्यवहार उस समाज के साथ अच्छा नहीं होगा, इसलिए नहीं देता। लेकिन जो जातीय समीकरण की बात चलती है वो महाराष्ट्र में उस तरीके से नहीं चले, क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा और ये जानबूझ के कहा कि महाराष्ट्र की परंपरा एक सेक्युलर परंपरा है। शिवाजी महाराज के जमाने से हम सेक्युलर थे, आज भी और कल भी रहे। और महाराष्ट्र का जो सनातन धर्म है ना, तो हमें ज्ञानेश्वर ने दिया है, और वो सनातन धर्म के बारे में किसी के मन में कोई शक नहीं है। हम सनातनी थे, सनातनी है, सनातनी रहेंगे। जो नष्ट नहीं होते, जिनमें बदलाव नहीं आता, उन्हीं को तो सनातनी कहते हैं। इनको समझता नहीं करके ये ऐसी बातें करते हैं हिंदू मुसलमान और ये और वो। तो ऐसे जातीय ध्रुवीकरण और धार्मिक ध्रुवीकरण महाराष्ट्र में नहीं होगा, ये मैं आपको कहता हूं। अभी मुझे उन्होंने जो 4-5 मुद्दे बताए थे उसका उत्तर दे। देखो, सबसे पहले उन्होंने बात की परिवारवाद। अभी एक मराठी में एक कहावत है कि दूसरों की आंख में उंगली फटक से जाती है। अभी अजित पवार ये परिवारवादी पार्टी के नहीं है क्या? अजित बारामती से किसको खड़ा किया था अजित पवार के पार्टी में? उनके पुत्र खड़े नहीं थे क्या? तो ये परिवारवाद चलता है। दूसरे उन्होंने लिए है शिंदे साहब। शिंदे साहब के पुत्र क्या है? ये परिवारवाद नहीं है। दूसरी बात कहते हैं कि हमने झूठे नैरेटिव खड़े किए। अरे पूरे झूठ पे तो बीजेपी चुनाव जीती है। मोदी जी का पहला झूठ था कि सब ब्लैक मनी बाहर लाएंगे, अभी तो उससे तिगना हो गया ब्लैक मनी बाहर का। मोदी जी ने कहा था कि किसानों की आय दुगनी करेंगे। मोदी जी ने यह कहा था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल पैदा करेंगे। मोदी जी ने यह भी कहा था कि महिलाओं के सुरक्षा के इंतजाम करेंगे। अरे महिलाओं के बलात्कार करने वाले खूनी लोगों को ये जेल से रिहा करते हैं, और जिन्होंने महिलाओं पे अत्याचार किया है उनका संरक्षण करते हैं, और ये लोग महिलाओं की बात करते हैं। और इनकी घोषणा थी सबका साथ सबका विकास, किसानों की आय दुगनी। हमने देखा है कि अडानी की आय दुगनी। तो मतलब सिर्फ इतना ही है कि सबका साथ और मेरे दोस्तों का विकास, ये महाराष्ट्र समझ चुका है जी। और बात रही ध्रुवीकरण की, एक एनालिस्ट करके मैं बोलता हूं, जहां जहां उनका ध्रुवीकरण यशस्वी हुआ वहां वहां वो जीते। जहां जातीय और धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं कर सके वहां वो हार गए। ठीक है रत्नाकर जी, मुझे लगता है आपने सारे पॉइंट नोट कर लिए होंगे, सारे पॉइंट्स पर आप बोलेंगे। कोरडे साहब, मैं सुनना चाहता था, आपने बड़े अच्छे से अपनी बात को रखा है, रत्नाकर जी उस पर जवाब देंगे, लेकिन स्वागता जी हमारे साथ हैं, चर्चा को सुन रही हैं, तो जरा उनको चर्चा में शामिल किया जाए। आप एक वंशवाद पर एक बात आई है स्वागता जी, मैं आप हो सकता है कि उम्मीद है आप उस पर खुद भी टिप्पणी करें। मेरा सवाल हालांकि आपसे ये था कि अजीत पवार जी का गुट अलग तो हुआ, लेकिन मैं देख रहा था कि जब शुरुआत थी तब भी शरद पवार जी का पोस्टर जो है, चेहरा वहां पर उनके प्रति सम्मान था। अभी ये लोकसभा चुनाव के बाद थोड़ी स्थिति बदली है, लेकिन शरद पवार आपके गुट के लिए कितने इंपॉर्टेंट है? शरद पवार अजीत पवार गुट के लिए कितने महत्वपूर्ण आज भी हैं? देखिए, एक तो सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहूंगी कि अजीत दादा पवार अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं तो विकास के लिए जुड़े हैं। यहाँ पे परिवारवाद ये सब चीज़ें लाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि मैं अपने लीडर को जानती हूँ। अजीत दादा पवार हमेशा जनता के हित के लिए जो है उसके ऊपर काम करते हैं। और जैसे विवेक जी बता रहे थे, मैंने सुना कि परिवारवाद ऐसा कुछ नहीं होता। जनता के विकास के लिए सत्ता में होना बहुत जरूरी होता है। अगर सत्ता में नहीं रहोगे तो विकास कैसे करोगे? अजीत दादा पवार बहुत ही ऐसे टाइप के लीडर है जो हमेशा जनता के लिए क्या हो सकता है, रिजल्ट कैसे आ सकता है, उसके ऊपर काम करते हैं। उनको आप कभी भी किसी के खिलाफ कोई भी स्टेटमेंट देते हुए नहीं सुनोगे। मैंने हमेशा देखा है, ओपोजिशन वाले हैं ना,
दूसरों की गलतियों पे ज्यादा फोकस करते हैं। दूसरों ने क्या किया, या ऑपोजिशन या जैसे बीजेपी या हमारी युवती ने क्या नए नए रिजल्ट लाए, क्या नए नए विकल्प लाए, इसके बारे में बात ही नहीं करते। जैसे आज लाड़की बहन योजना, ये महिलाओं के लिए है, इसका बहुत फायदा हुआ है महिलाओं को। आज गांव-गांव में जाके आप महिलाओं को पूछिए कि उनको कितना फायदा हुआ है, उसके बारे में तो बात नहीं करते। लेकिन जो मुद्दे हैं ना, जहां रेप की बात आती है, तो उनकी सत्ता जब थी तभी भी बहुत रेप होते थे, ऐसा नहीं है कि रेप नहीं होते थे। तो बेफिजूल की बातों को बढ़ाने से अच्छा क्या क्या विकास लाया है उसके ऊपर फोकस किया जा सकता है जी। और मैं तो देख रही हूँ ना, आज छोटे छोटे गांव की महिलाएं बड़ी खुश है। जो बोल के दिखाया है वो करके दिखाया है। ठीक, ये तो मैं आपने ये जानती हूँ, इनके मेरे नेता विवेक के बारे कोरडे में, जी के मेरा नेता बातों जो पर अपनी बोलता है बात वो रखी। करके दिखाता अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मेरा सवाल, तो तभी तो बोला जाता है दादा का वादा। मेरा सवाल का तो जवाब उन्होंने जो बोला है वो करके दिखाया है। देखिए, आपने पार्टी युवती ने प्रवक्ता के जो तौर पर वादे अभी किए अपनी बात को रखा। मैं चाहूंगा कि अब मेरे सवाल का जवाब दें आप, स्वागता जी। विवेक जी और बाकी के लोगों का क्या कहना है? आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? जी, मैं चाहूंगा कि आप मेरे सवाल का जवाब दें, जो शरद पवार जी से जुड़ा हुआ सवाल मैंने आपसे किया था। जी सर, शरद पवार जी हमारे पार्टी के एक टाइम पे, जब हम एक साथ थे, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता थे। उनकी रिस्पेक्ट, उनका मान हमेशा रहेगा, वो सीनियर है इसलिए। लेकिन अब अजित दादा पवार ने ये पार्टी को बहुत खूबी से आगे बढ़ाया है और आप देख रहे हैं रिजल्ट। ठीक, रत्नाकर जी, बहुत सारे सवाल थे और इधर ये सवाल भी इसलिए मैंने पूछा क्योंकि ये थोड़ा सा आपके लिए चुनौतीपूर्ण है। अजीत पवार, उनका चेहरा ठीक है, लेकिन फिर भी आज भी एनसीपी का मतलब शरद पवार माना ही जाता है। वो घड़ी से ज़्यादा शरद पवार का चेहरा, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अजीत पवार साहब खुद ही कह चुके थे। उनके साथ जितने लोग गए थे उन्होंने भी कहा था कि सबसे ज़्यादा चेहरा अगर किसी का जाना जाता है और पार्टी की पहचान है तो उनकी रहेगी। कुछ यही ठाकरे परिवार और शिवसेना का संबंध रहा है, तो ये एक चुनौती रहेगी। एक तो इस पर आप टिप्पणी करें और कोरडे साहब की बात पर कुछ कहना चाहें तो। देखिए, सबसे पहले मैं आपके प्रश्न पे आ जाता हूँ। निश्चित रूप से अगर पार्टी में सीनियरिटी का थोड़ा लोगों के प्रति रिस्पेक्ट जरूर होता है, लेकिन अगर मैं उद्धव ठाकरे की शिवसेना की बात करूं और शिंदे जी की शिवसेना की बात करूं तो आप देख लेंगे कि स्ट्राइक रेट अगर किसी का अच्छा रहा है तो शिंदे जी का अच्छा रहा है। क्योंकि जो मुद्दे हैं, वो जो बाला साहब ठाकरे ने जिन मुद्दों पे शिवसेना का गठन किया था, जो सिद्धांत लेके चले थे, उससे बिल्कुल हट गए हैं उद्धव जी। और वो आज उन पार्टियों के साथ हाथ मिलाकर खड़े हैं जो यहाँ पे जो आप कह सकते हैं कि हिंदुत्व को गाली देने का काम करती है, उन पार्टियों के साथ जाकर खड़े हो गए हैं। दूसरी चीज मैं आ जाऊंगा एकदम स्पष्ट तौर से कि अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पे कह रहे थे किस तरह से कि हम भी सनातनी हैं। अब मैं इनको बता दूं, आज देखिए एक बहुसंख्यक वर्ग जो है इनसे कटता हुआ चला जा रहा है। उसका कारण यही है कि ये अल्पसंख्यक वर्ग का इतना बड़े हितैषी हो गए हैं कि ये बहुसंख्यक वर्ग को अपमानित बार बार करते रहते हैं और अपमानित करने वाली पार्टियों के साथ खड़े भी रहते हैं। आज ये परिस्थिति ऐसी हो गई है कि यहाँ पे बैठ कर इनको कहना पड़ रहा है कि ये सबसे बड़े सनातनी हैं। आप भैया अगर सबसे बड़े सनातनी हैं तो राहुल गांधी जी ने जो कहा था कि हिंदू हिंसक होता है, वो उस पर भी जरा अपना एक्सप्लेनेशन दे दीजिएगा। राहुल गांधी ने कहा था कि लोग मंदिरों में जाते हैं तो चप्पलें चोरी करते हैं, लड़कियों को छेड़ने के लिए जाते हैं। क्या कोई सनातनी इस तरह का वक्तव्य दे सकता है? और आज आप उसके साथ गठबंधन में हैं, डीएमके के साथ, जो कहता है कि जो सनातन धर्म डेंगू और मलेरिया। आपने भी रत्नाकर जी सारी बात में सनातनी पकड़ा है। हालांकि इस पे जवाब लूंगा मैं। नहीं, आप दूसरी चीज परिवारवाद पे भी आता हूं। तो ये भाई साहब से जरा ये प्रश्न आ रहा हूं यादव जी, आपके पास भी आ रहा हूं कि आप सनातनी का ढोंग कर रहे हैं यहाँ पे बैठ करके। दूसरी बात, परिवारवाद के ऊपर कह रहे थे, उदाहरण दे रहे थे। शायद विवेक जी को हमारे ही प्रधानमंत्री जी के भाषण सुनना चाहिए जो सदन में उन्होंने कहा था। उन्होंने कहा था, परिवारवाद वाली पार्टियों की परिभाषा बताई थी। उन्होंने कहा था समाजवादी पार्टी जैसे हो गई, आरजेडी हो गई, जैसे कांग्रेस पार्टी हो गई, ये पिता और पुत्र की परिपाटी चलती है इनकी। पिता अध्यक्ष था, उसके बाद अगर पुत्र आता है तो पुत्र ही अध्यक्ष बनता है। अब कांग्रेस पार्टी के लिए प्रथम परिवार गांधी परिवार है।
उसके अलावा उस पार्टी पे कौन जो है वो डिक्टेट करता है और कौन उस पार्टी को चलाता है? जग जाहिर है, खड़गे जी रिमोट कंट्रोल की तरह काम कर रहे हैं, सारा निर्णय जो है राहुल गांधी और सोनिया गांधी लेते हैं। तो परिवारवाद वो होता है कि लालू के बाद उनके पुत्र ठीक है, जो पॉइंट आपका आ गया, ये वाला पॉइंट आ गया। रत्नाकर जी, मैं चाहूंगा कि अब बाकी लोगों को भी शामिल कर लें। कोरडे साहब कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन यादव जी बड़ी देर से कुछ बोले नहीं, तो जरा शिवसेना उद्धव गुट की भी प्रतिक्रिया सुन लेते हैं। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे खास तौर पर? प्रवीण जी, ये अपने आप को हिंदू धर्म का ठेकेदार समझते हैं, दूसरे को हिंदू विरोधी ठहराते हैं। और बांग्लादेश में गए क्यों नहीं है हिंदुओं को बचाने? अब यूपी में कल परसों भी एक उसको हिंदू को मार दिया, जबकि इनकी डबल इंजन की सरकार, ये बताते हैं। ये परिवारवाद की बात करते हैं। भाई, रामविलास पासवान का परिवार है क्या जो इनके साथ है? अजित पवार का परिवार है क्या है? एकनाथ शिंदे और उसका बेटा क्या अब इसमें नहीं है? हरियाणा में समझौता कर रखा था चौटाला के साथ, क्या वो परिवारवाद नहीं है? आप मुझे बताइए, कांग्रेस दूसरी पार्टियों में क्या परिवारवाद है? भाई, इंदिरा जी के टाइम पे कौन था? मुझे बताइए, कांग्रेस को ज्यादा वो करते ना। इंदिरा जी के टाइम में कौन था दूसरा? राजीव जी के टाइम में दूसरा मंत्री कौन था? राजीव जी के बाद सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बन सकती थी, लेकिन नहीं बनी, त्याग किया। उसके बाद तो कौन इनके मतलब कौन से परिवारवाद की बात करते हैं? अमित शाह जी का बेटा क्रिकेट का अध्यक्ष बनाया, कौन सा क्रिकेट खेल रहा था उन्होंने? कौन सा क्रिकेट खेल रहा था उन्होंने? ये किस परिवारवाद की बात करते हैं? ठीक है, ये सिर्फ बात एक पॉइंट पकड़ लेता हूं मैं, तो बस अभी एक पॉइंट ले लेता हूं इसमें से। परिवारवाद ये कोई इशू रहेगा नहीं रहेगा महाराष्ट्र में? क्योंकि इस पे चर्चा तो हम 1 घंटा इसी विषय पे बात कर सकते हैं, बड़ा रोचक विषय हो जाएगा। हिंदू मुसलमान पे बात कर लें तो 2 घंटा बात कर सकते हैं, बड़ा रोचक विषय हो जाएगा। लेकिन बात यह है कि परिवारवाद का ये मुद्दा चलता है नहीं चलता है महाराष्ट्र चुनाव में, ये भी एक बड़ी बात है। कोरडे साहब, देखिए, स्वागता जी ने अजीत पवार को बहुत अच्छा डिफेंड किया। इस यहाँ मेरी छोटी बहन है वो, लेकिन उनमें एक गलती हो गई। उन्होंने कहा कि अजीत पवार सत्ता में इसलिए गए हैं कि विकास के लिए गए हैं, विकास के राजनीति के लिए गए। यहां से उठ के वहां गए तब सत्ता में नहीं थे, यहां इतने साल सरकार में थे, अर्थ मंत्री थे, तब विकास की कोई उन्होंने किया ही नहीं। विकास सिर्फ भाजपा में जाने के बाद ही होता है, या आपको किसने कहा? तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि होगी उनकी भी मजबूरियां, वरना वो बेवफा नहीं हो। और स्वागता जी, आरएसएस के लोगों ने क्या कहा है अजित पवार के बारे में, क्यों हारी भाजपा, उसके बारे में क्या कहा है, उस पर भी एक बार जिक्र करना। दूसरी बात आई, हमारे बीजेपी के प्रवक्ता वो बोलते थे हम सनातनी है, ऐसा कहते हैं। मैंने ये कहा है कि हम कल भी सनातनी थे, आज भी सनातनी है और कल भी सनातनी रहेंगे, क्योंकि सनातनी का अर्थ ही नहीं बदलने वाला है। बात हिंदुत्व की करते हैं, हिंदुत्व इनसे सीखने की हमें कोई जरूरत नहीं है, आरएसएस वालों से। हम हमारा हिंदुत्व विवेकानंद जी से सीखे हैं, और विवेकानंद जी ने ऐसा कहा है कि मैं ऐसे धर्मावलंबी का प्रतिनिधित्व करता हूं कि जिस धर्म में दुनिया के सभी मतों का, सभी सिद्धांतों का आदर किया है। और इस पर मुझे गर्व है कि मैं ऐसे धर्म से हूं कि जिस धर्म ने दुनिया भर के सभी लोगों को आश्रय दिया है। दर्शन मेरा प्रिय विषय है, दर्शन मेरा प्रिय विषय है, इस पर भी बात हो सकती है, लेकिन अभी हम इस पर जाएंगे तो ये लंबा हो जाएगा। लेकिन रत्नाकर जी, आपको लगता है ये अभी डिबेट में आपने अचानक से बात बोल दी, या महाराष्ट्र में मुद्दा है? क्योंकि महाराष्ट्र में मदरसों में आप जो शिक्षकों की तनख्वाह को बढ़ाते हैं, कई जगह पे बुर्का बांटने की तस्वीरें सामने आती हैं, वहां चुनौतियां कुछ और है। वहां तो आपको मुस्लिम मतदान, और आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास, ये तो आपकी लाइन है। फिर ये सनातनी और इसको डिफरेंशिएट करने की आवश्यकता, ये चर्चा में आपने बोला, या आपको लगता है महाराष्ट्र में ये चीज आपके काम आएगी? देखिए प्रवीण जी, हम सनातनी हैं, हिंदू धर्म का सम्मान करते हैं और दूसरे धर्म का अपमान कभी नहीं करते, दूसरे धर्म का भी सम्मान करते हैं, और सनातनी का यही कर्तव्य होता है, यही उसका धर्म होता है। लेकिन उसके उलट कांग्रेस पार्टी एक धर्म विशेष को सपोर्ट करने के लिए दूसरे धर्म का बार बार अपमान करती है, बार बार अपमान करती है। वो चीज है। और मैं कहता हूं सबका साथ सबका विकास भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है। हम भले वो हमको वोट दे कि न दे, रामपुर में भी देखा ना आपने, एक उदाहरण था
2300 घर दिए गए थे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, वहां पे एक भी वोट हमको नहीं मिला था। उसी तरह से हम हर वर्ग के लाभ के लिए काम करेंगे, हित के लिए काम करेंगे, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो। हमारा कर्तव्य और हमारा धर्म यही सिखाता है कि हम सबका साथ और सबका विकास लेकर चले। हम ये नहीं देखेंगे कि ये भाई दूसरे धर्म का है तो उसके लिए काम न करे, उसके लिए योजना न बनाए। हम सबका विकास के लिए योजना बनाते हैं और सबके लिए काम करते हैं। लेकिन मैं कह दूं आपको प्रवीण जी कि जम्मू कश्मीर में भी देख लीजिए, अल्पसंख्यक वर्ग से हमें वोट मिला है, क्योंकि उनका भी विश्वास धीरे धीरे बन रहा है कि हम देश हित के लिए काम कर रहे हैं, हम जम्मू कश्मीर के हित के लिए हमने काम किया था, इसलिए उनका वोट मिला था। हम सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं, और ये लोग सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। और महाराष्ट्र की जनता जो यहाँ पे अल्पसंख्यक समुदाय से आती है, वो हालांकि ये बड़ा दिलचस्प विषय है रत्नाकर जी। मैं बात तो करना चाहता था इस पे लंबा कि आपने खुद रामपुर का एक एग्जाम्पल दे दिया कि वोट क्यों नहीं मिलता, यही सबसे बड़ा सवाल आता है। लेकिन स्वागता जी क्योंकि बड़ी देर से चर्चा को सुन रही हैं, उनसे एक ही बार सवाल ले पाया हूं। स्वागता जी, एक अजीत पवार जी पर एक टिप्पणी जो विवेक कोरडे साहब की आई वो महत्वपूर्ण है। आपने कहा ये बात सही है कि सत्ता में रहना जरूरी है और सत्ता में रहेंगे तो कोई, लेकिन हमेशा सत्ता में बने रहे, ये इसका भी प्रयास जो है वो कई बार आपको सवालों के घेरे में खड़ा कर देता है कि जहां सत्ता है वहां पर चले जाओ, ये इंप्रेशन भी आता है। जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और ऐसा अगर बात होती तो आज वापस कहीं और होते अजीत दादा जी। ऐसा ये बात तो बिल्कुल भी गलत होगी। और विवेक जी को मैं एक बात बताना चाहूंगी, बात भी उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है सर। तो अगर उनके बारे में बात हो रही है, अजीत दादा पवार जी के बारे में बात हो रही है, तो उनमें जरूर कोई बात होगी कि उनके एब्सेंस में बड़ी सारी बातें होती है उनके रिलेटेड। क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि अजीत दादा पवार एक ऐसा व्यक्तिमत्व है महाराष्ट्र में, और एक ऐसा चेहरा है महाराष्ट्र में, जो बात बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। तभी तो बार बार बोला जाता है ना, दादा का वादा। जी विवेक कोरडे साहब, आपने हालांकि पोलराइजेशन पे काफी लंबी बात अपनी रखी और आपने महाराष्ट्र की संस्कृति और जी आप 2 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर बोले थे जाहिर सभा में, ये आरएसएस वाले बोलते हैं कि अजीत दादा की वजह से हम हार गए। अभी इतना बड़ा करिश्मा है तो मुझे नहीं लगता अभी पैनल पर इसका जवाब ठीक है कोरडे साहब, ये हम सब सुन ही रहे हैं इसको, ये इसका जवाब शायद ना मिल पाए। मैं चाहूंगा कि आप चर्चा को थोड़ा अंतिम दौर में ले जाएं, तो एक एक कमेंट जो आज हमारा मकसद था उसको थोड़ा सा क्लेरिफाई करते हैं। आपने पोलराइजेशन के ऊपर काफ़ी बात कही, महाराष्ट्र की संस्कृति के बारे में बताया। मुझे ये बताइए, परिवारवाद की बात अभी हमने पैनल पर करी है, वोटों के पोलराइजेशन, सनातनी और ये सारी बातें भी हो गई हैं, लगभग मुद्दों की बात भी यहाँ पर उठाई गई है, गठबंधन धर्म भी, ये 4-5 पॉइंट बड़े बड़े पॉइंट निकल कर आए हैं जो कि आने वाले दिनों में अभी खूब चर्चा इन पर करनी पड़ेगी मुझे। तो मुझे ये बताइए कि इसमें से आप ज़्यादा प्रभावी किस चीज़ को देख रहे हैं? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बीइंग अ जर्नलिस्ट कि सबसे पहले तो गठबंधन धर्म, और जिस हरियाणा वाली गलती का जिक्र अबू आजमी कर रहे हैं, संजय राउत आपको सलाह दे रहे हैं, वो ज्यादा महत्व की बात है कि अगर गठबंधन इंटैक्ट रहा और सही से लड़ा तब बात बनेगी, लेकिन वो सही से चल पाए, वहां सीटों का बंटवारा हो पाए, ये ज्यादा बड़ी चुनौती है अभी आपके लिए। देखिए, जो मेरी जानकारी कि 288 में से 240 सीट का बंटवारा हो गया, जो 48 सीट बची है उसमें से बंबई की सीट है, वो अभी बंबई के सीट के बारे में मीटिंग चली, और आने वाले ये हफ्ते के पहले ही हम सिर्फ हमारे सीट का बंटवारा नहीं जाहिर करेंगे, हम हमारे कैंडिडेट्स भी जाहिर करेंगे, ये मैं आपको कहता हूँ। और उसके आगे जाके मैं कहता हूँ कि ये जो सब परिवारवाद के जो मुद्दे वगैरह जो भी है और ये विकास का मुद्दा है, ये महाराष्ट्र में कुछ नहीं चलेगा। महाराष्ट्र की जनता ने 2 साल में उन्होंने जो कुशासन किया, जो जिस तरीके से जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप किए उनको अपने पार्टी में लिया और पावन करा लिया, ये सब महाराष्ट्र की जनता ने देखा है। और अभी ये जो सब कर रहे हैं, अभी देखो आंगनवाड़ी सेविका को भी 16,000 पगार नहीं देते कि जो फुट वर्कर है, और मदरसा में जो ठीक है, आप कह रहे हैं जो काम किए हैं वो जनता को समझ में आ रहा है, जनता को ये समझ में आ रहा है कि ये क्यों ये चुनावी तौर पर किए गए हैं, बहुत इमीडिएट किए गए हैं। रत्नाकर जी, आपकी तैयारी, आपका दांव भी थोड़ा सा बता दीजिए। कुछ अभी निर्णय फटाफट लिए जा रहे हैं, लाड़की बहना जो है लाडली बहना की तरह लाया गया, या ये मदरसों में, और मदरसों ही नहीं सभी शिक्षकों की बढ़ाई गई, उसमें मदरसे भी शामिल थे लेकिन मदरसा ज़्यादा चर्चा में आ गया। बट हम देखते हैं कि इलेक्शन के पहले ये निर्णय लिए जाते हैं, इमीडिएट इलेक्शन के
कुछ कह रहे हैं आप चाहता हूं कोड। कि महाराष्ट्र में महाविद्यालय में भी डेली वेजेस पे नहीं, लेक्चर के ऊपर से पगार दिया जाता है। 750 रुपया पर लेक्चर, और हफ्ते में लेक्चर होते हैं 3 या 4। क्या हालत रहेगी उनकी, पूछो उनको एक बार, प्रोफेसर लोगों की। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। रत्नाकर जी बताएं मुझे, आप लोगों की तैयारी बताएं। अनम्यूट करिए सर, अनम्यूट। प्रवीण जी देखिए, जहां तक सीटों के बंटवारे की बात है तो ऑलमोस्ट हमारी सीटें सब फाइनल हो चुकी हैं, और आने वाले कुछ दिन में ही हम अपने लिस्ट जो है वो कैंडिडेट्स को लाने वाले हैं। तो हम पूरी तरह से तैयार हैं, और जो काम किया है हमने महाराष्ट्र की जनता के लिए, हम इस चुनाव प्रचार के दौरान जनता के बीच जाएंगे, जन जन तक जाएंगे, और अपने कामों को गिना करके और उनसे वोट मांगने का प्रयास करेंगे। और हमें पूरा भरोसा है, जिस तरह से उन्होंने 2019 में अपना आशीर्वाद हमें दिया था, जिस तरह से वोट प्रतिशत सबसे ज्यादा हमको दे करके और हमको सम्मानित करने का काम किया था महाराष्ट्र की जनता, इस इलेक्शन में भी, विधानसभा चुनाव में भी हमको अपना आशीर्वाद देगी। जी, अब तो खैर महाराष्ट्र पर काफी चर्चा होती रहेगी, तो हम आगे भी इस पर बातचीत करते रहेंगे, लेकिन परिवारवाद इंपॉर्टेंट मुद्दा रहने वाला है। वोटों का पोलराइजेशन, इसकी सियासत भी देखने को आपको मिल सकती है। साथ ही साथ में गठबंधन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जैसा मैंने कहा, तो कई बातें पैनल पर हुई हैं, और जब चर्चाएं होती हैं तो पार्टी प्रवक्ता के तौर पर कुछ सीमाएं होती हैं, तो पार्टी के प्रवक्ता अपनी अपनी बातों को रखते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि यहाँ पर सारे दांव आपको देखने को मिलेंगे, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये रहेगा कौन किसके साथ कितना इंटैक्ट और मजबूती से खड़ा है। क्या आपने देखा हरियाणा की एक सियासी समीकरण में निर्दलियों का उतरना, बागियों का उतरना, ये भी कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबब बना। और ये जो बाद में सलाह दी गई कांग्रेस को इतनी, उसमें महाराष्ट्र में थोड़ा दबाव बनाने का प्रयास भी था। खैर देखेंगे क्या होता। आने वाले दिनों में इस पर कई चर्चाएं होंगी। विवेक कोरडे साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रत्नाकर जी, आपका धन्यवाद, आप चर्चा में जुड़े। तो 5 की पड़ताल में इतना ही। खबरें जारी हैं।